जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डीसी मशीन, और डीसी मशीन में भी हमने जनरेटर वाला पार्ट पूरा कर लिया था और मोटर में आगे बढ़ रहे थे। कल हमने मोटर का स्टार्टर देखा। मोटर डीसी मोटर में दो टाइप के स्टार्टर यूज होते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। साथ में हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि स्पीड कंट्रोल कैसे की जाती है, और वार्ड लेनार्ड मेथड में कांस्टेंट पावर और कांस्टेंट टार्क जरूर याद रखिएगा। जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है वो होता है कांस्टेंट टार्क मेथड, और जो फ्लक्स कंट्रोल मेथड होता है वो होता है कांस्टेंट पावर मेथड। ठीक, ये सब आपके एग्जाम में पूछा गया है। और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सबसे जानने का अच्छा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि PYQ जरूर सॉल्व कीजिए। उससे आपको ये पता रहेगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। चलिए, आज का टॉपिक वो है रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर हमें मोटर की रोटेशन की डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक, देखिए बहुत सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फाई इंटू आई ए। बाकी सब कांस्टेंट होते हैं, 1/2 पाई पी जेड बाई ए, वो कांस्टेंट है। तो अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टॉर्क की डायरेक्शन वो चेंज करनी पड़ेगी, तभी तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि टार्क दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन है, एक है फील्ड फ्लक्स और एक है आर्मेचर करंट। इनमें से किसी एक को आप अगर चेंज करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो टार्क क्या हो जाएगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव से निगेटिव बनने का क्या मतलब है कि टार्क अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। किसके डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन पहले थी उसके जस्ट अपोजिट में। लेकिन अगर आपने दोनों को निगेटिव कर दिया तो निगेटिव निगेटिव का इनटू क्या होता है, पॉजिटिव। ये तो यूनिवर्सल लॉ हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, पॉजिटिव। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको टार्क की डायरेक्शन रिवर्स करना है तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप फील्ड को रिवर्स कर दीजिए, या और दोनों एक साथ नहीं करना है, और क्या करना है, आर्मेचर की डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए। आर्मेचर के करंट की, ठीक, उसकी डायरेक्शन को क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। लेकिन अगर आपने दोनों कर दिया तो टार्क वही रहेगा उसी डायरेक्शन में जो पहले था। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए अब जरा एक एक चीज करके देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर मैं, हमारे पास संट मोटर है, संट मोटर का फिगर बनाइए। डीसी वोल्टेज की सप्लाई दे रहे हैं यहां से। मान लेते हैं इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज। थोड़ा बड़े में बनाइए ताकि आपको देखने में आसानी हो। एक बार में एक ही फिगर को समझाऊंगा मैं। मान लेते हैं कि मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ये ओरिजिनल मोटर। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी है तो आपके पास दो तरीके मैंने बताए, या तो आप फील्ड को रिवर्स कर दीजिए या आर्मेचर को। अब देखिए, फील्ड और आर्मेचर का रिवर्सल फिगर में आप पेपर में कैसे दिखाएंगे। कनेक्शन तो उल्टा कर दी वो तो ठीक है, लेकिन आपको फिगर में कैसे दिखाना है वो देखिए। यहां पर देखिए, करंट नीचे जा रही है, यहां पर करंट नीचे आ रही है।
इस करंट को क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए किसी एक में। अगर मैं आर्मेचर की बात करूं, आर्मेचर एज इट इज, फील्ड में मैं क्या करूंगा, ये अब यहां पर देखिए, सप्लाई वोल्टेज इधर से आपने दिया, करंट ऐसे आई, यहां पर क्या होगी, करंट ऐसे, करंट इसमें रिवर्स हो गई फील्ड में। अगर फील्ड में करंट रिवर्स हो गई तो इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदल जाएगी। ठीक, ये तो हुआ हमने क्या, फील्ड को चेंज कर दिया, फील्ड को हमने रिवर्स कर दिया। अगर मैं आर्मेचर को रिवर्स करूं तो, आर्मेचर को रिवर्स करूंगा तो फिगर कैसा बनेगा, करंट नीचे आ रही है तो इसमें क्या कर दीजिए, करंट ऊपर की तरफ फ्लो करा दीजिए। फील्ड में चेंज मत कीजिएगा, फील्ड जैसे है वैसे ही रखिएगा। ये अब यहां पर क्या होगी, करंट ऐसे आकर के फिर ऐसे जाएगी, करंट डायरेक्शन आपने आर्मेचर में रिवर्स कर दी तो फिर क्या होगा, हम्म, चलिए ठीक है। इसका दूसरा चलिए एक तरीका ये भी बना लीजिए, दूसरा तरीका ये भी है, अगर आपके पास आर्मेचर रेजिस्टेंस नहीं दिखाना है, सपोज आर्मेचर रेजिस्टेंस आपका नेग्लेक्टेड है, यहां पर भी हमने करंट की डायरेक्शन क्या कर दी, रिवर्स कर दी। अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस या आर्मेचर वाइंडिंग आपकी नेग्लेक्टेड है तो आप क्या करेंगे, उसका मतलब फिगर में नहीं दिखाए हैं तो आप क्या करेंगे, आपकी नॉर्मल मोटर ऐसे बनेगी। अगर आपने आर्मेचर का रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, नॉर्मल मोटर ऐसे बनी, उससे रेजिस्टेंस हटा दीजिए। तो अगर आपने इसमें आर्मेचर को रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, आर्मेचर को रिवर्स कैसे करेंगे, ये वाला टर्मिनल ऐसे जाकर के जोड़ दीजिएगा और ये वाला ऐसे, ठीक है। हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, इधर वाला, हाँ ये वाला टर्मिनल इधर जाकर के जोड़ दिया, यही तो किया ना, सीरीज वाला, शंट वाला इधर जोड़ दिया, और फिर ये वाला टर्मिनल उठा करके उधर कर दिया। ठीक, ठीक है, बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये वाला टर्मिनल उठा करके लाइए, ऐसे जोड़ दीजिए, ये, ठीक। हमने ये वाला क्या किया, यहाँ से उठाया इधर जोड़ दिया, और ये वाला इधर से उठा करके इधर कर दिया, ठीक है। और अगर आर्मेचर दिखाए हैं तो आप आर्मेचर में करंट को रिवर्स कर दीजिएगा जैसे ये किए। ये भी फिगर सही है, ये भी फिगर सही है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करना है जब हमने आर्मेचर को क्या किया है, आर्मेचर के टर्मिनल को चेंज किया है, ठीक है। ये तो हुआ क्या, संट में। अगर सीरीज की बात हो तो, सीरीज मोटर में, सीरीज मोटर में क्या है, ये है सीरीज फील्ड, ये है आर्मेचर,
सपोज मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज। अब क्या करना है आपको, या तो सीरीज को रिवर्स करना है या आर्मेचर को, दो में से कोई एक। तो अगर मैं सीरीज को रिवर्स कर रहा हूं, यहां पर सीरीज में देखिए करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो आप क्या कीजिए, तरीका वही है, बस फिगर का रिप्रेजेंटेशन अलग कर दिए। अब इसमें करंट ऐसे जा रही है, रिवर्स हो गई, फील्ड रिवर्स हो गई, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो जाएगी। अगर वो क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये तो हुआ हमने फील्ड को चेंज किया। अगर आर्मेचर को चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आर्मेचर में यहां पर करंट क्या हो रही है, डाउन आ रही है, तो आप करंट को क्या कर दीजिए, फील्ड एज इट इज रखिएगा। ये हमने आर्मेचर को क्या कर दिया, वहां पर करंट डाउन आ रही थी, यहां पर अप जा रही है। ये तब है जब आपने आर्मेचर का यहां पर रेजिस्टेंस दिखाया है। अगर आर्मेचर का रेजिस्टेंस नहीं दिखाते तो आप इसी फिगर को कैसे बनाते, ऐसे बनाते। ओरिजिनल में मोटर इधर घूम रही थी क्लॉकवाइज में, फिर आपको ये मेथड अगर लगाना होता आर्मेचर कंट्रोल वाला, तो आप क्या करते, फील्ड एज इट इज है, आप इस टर्मिनल को उठाकर इधर लाइए, ये, और इस वाले टर्मिनल से बाहर ले जाइए, कर लो। ठीक है, ये भी फिगर सही है, ये भी फिगर सही है। ठीक है, जो आपकी मर्जी हो वैसे कर लीजिएगा, बस तरीका आपको समझाने का है कि आपको समझ में आ जाए कि दो में से एक ही काम करना है और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पर आपको एग्जाम में वाइवा में बहुत पूछा जाता है कि इस फिगर में क्या अंतर है। तो आपको तो ये दिख रहा होगा कि इसको केवल इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा किए, इसको सीधा करने का मन करेगा आपका, लेकिन मोटर और जनरेटर के केस में ऐसा होता नहीं है, सीधा मत कीजिएगा। पावर सिस्टम में भी ऐसा नहीं होता है। आप क्या बताएंगे कि यहाँ का जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है और इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, एक में करंट इधर से इधर जा रही है, दूसरे में राइट टू लेफ्ट। ठीक, सीरीज और शंट में दिक्कत नहीं आती। जो आपको मेन अंडरस्टैंडिंग करनी है वो करनी है कंपाउंड। कंपाउंड में आपसे गलती ये होगी कि कंपाउंड में भी आपको फील्ड या आर्मेचर, अब यहां पर फील्ड का क्या होती है, कंपाउंड का मतलब ही है कि फील्ड सीरीज में भी है और शंट में भी। तो फील्ड में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको दोनों को चेंज करना है, शंट वाला भी और सीरीज वाला भी। यहीं पर आप गलती करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, शंट की चेंज करें या सीरीज की चेंज करें। जबकि कंपाउंड मोटर या रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का मेथड क्या बताता है कि आपको या तो फील्ड चेंज करना है या आर्मेचर। तो फील्ड का मतलब ही है कि फील्ड कोई भी हो, चाहे सीरीज हो, चाहे शंट हो, चाहे दोनों हो। तो कंपाउंड में ये बोथ चेंज होंगे। ठीक है, एक फिगर मैं आपको बना करके दिखाई दे रहा हूं। ये आपको दिख रहा होगा, सॉल्ट कंपाउंड मेथड है ये, सॉल्ट कंपाउंड मेथड या सॉल्ट संट कंपाउंड मेथड। ठीक, वो मोटर, ये है मोटर, डायरेक्शन सपोज मान लेते हैं इधर की तरफ है। तो जब आप फील्ड चेंज करेंगे तो फील्ड आपको दोनों चेंज करना है। इस वाले फील्ड में इधर से इधर करंट जा रही है, तो आप इसको रिवर्स कर दीजिए। फिर उसके बाद आर्मेचर एज इट इज जो था पहले, यहां पर फील्ड में क्या है, डाउनवर्ड करंट जा रही है, तो आपको इसको अपवर्ड बनाना है। ये आपने दोनों की करंट चेंज कर दी, यहां पर इधर से इधर जा रही करंट और यहां पर नीचे से ऊपर, यहां पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी, रिवर्स। अगर यही चीज आर्मेचर कंट्रोल, आर्मेचर को चेंज करके करेंगे तो कैसे बनेगा फिगर, फील्ड एज इट इज रखिएगा,
इधर का फील्ड भी एज इट इज रखिएगा। यहां पर क्या करना है, आपको ये वाला टर्मिनल उठा करके इधर रखना है और ये वाला उठा करके इधर ले आना है। ठीक है, साथ में इसमें करंट की, मतलब अगर कॉइल दिखाएं आप तो इसमें करंट डायरेक्शन भी रिवर्स कर दीजिए, मतलब कुछ इस तरीके से। ये करंट यहां पर डाउनवर्ड है और यहां पर क्या है, अपवर्ड। करंट चेंज हो गई तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी। अगर आपने ये रेजिस्टेंस नहीं दिखाया आर्मेचर का तो आपका फिगर कैसा बनेगा, ये केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, कहीं कहीं किसी बुक में आपको दिखाएगा तो आप कंफ्यूज ना रहें। अगर आपने आर्मेचर का नहीं दिखाया है तो आपका कंपाउंड मोटर कुछ ऐसा बनेगा। फिर आपको अगर आर्मेचर रिवर्सल मेथड लगाना है, मतलब आर्मेचर के कनेक्शन को चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इस वाले टर्मिनल को उठा करके इधर लाइए, इधर की तरफ, और ये वाले को उधर ले जाइए, तो आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। इसको ले जा करके इधर रखिएगा, ये आप ले जा करके उधर लगा दिए। हम्म, इस वाले को ले करके इधर आइए और इस वाले को ले करके इधर जाइए और फील्ड में को जोड़ दी। ये आपकी क्या बन गई, आर्मेचर आपने इसमें रिवर्स कर दिया। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही थी तो अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज ये घूमेगी। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन ऑफ रिवर्सल कैसे करते हैं, बेसिक फंडा क्या है, ये आपको पता चल गया। अगर फील्ड और आर्मेचर दोनों को रिवर्स कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट टार्क उसी डायरेक्शन में मिल जाएगा जिस डायरेक्शन में पहले था, क्योंकि टार्क दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आज जो पढ़ना है वो है टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन डीसी मोटर्स। डीसी मोटर पर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, तो पहला है स्विनबर्न टेस्ट। SWINBURNE, स्विनबर्न टेस्ट। इसी को बोलते हैं नो लोड टेस्ट, इसी को बोलते हैं लाइट लोड टेस्ट। ठीक है, दूसरा है होपकिंसन टेस्ट, HOPKINSON, इसी का नाम है बैक टू बैक टेस्ट। इसी का नाम है रीजनरेटिव टेस्ट। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर में 3 टेस्ट होते थे, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और संपनर टेस्ट। संपनर टेस्ट को रीजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं या बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि स्विनबर्न टेस्ट अगर नो लोड पर या लाइट लोड पर किया जाता है तो कौन सी मोटर में नहीं होगा, तो कौन सी मोटर ऐसी है जो नो लोड पर नहीं चलती, डीसी सीरीज मोटर। तो ये टेस्ट कभी भी डीसी सीरीज मोटर पर नहीं होता। क्यों नहीं होता, समझ में आ गया, क्योंकि इसके होने की कंडीशन क्या है कि नो लोड पर होता है। ओपन सर्किट टेस्ट की तरह ही है ये। ओपन सर्किट टेस्ट किस पर किया जाता है, रेटेड वोल्टेज पर, तो ये भी किस पर होगा, रेटेड वोल्टेज एंड स्पीड। स्पीड भी रेटेड रहे और वोल्टेज भी रेटेड रहे, तो ये क्या बताएगा, आयरन लॉस।
यही तो बताएगा ना, ठीक है। और ये बैक टू बैक टेस्ट में दोनों लॉसेज होती हैं, दोनों टेस्ट बताएगा, दोनों लॉसेज बताएगा, आयरन लॉस भी और कॉपर लॉस भी। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। स्विनबर्न टेस्ट, स्विनबर्न टेस्ट, ये है टर्मिनल, यहां पर आपको एल एफ ए लिखा रहेगा। एल का मतलब होता है लाइन, एफ का मतलब होता है फील्ड और ए का मतलब होता है आर्मेचर। सीरीज मोटर में तो हो नहीं सकता ये, तो ये कंपाउंड में होगा या फ्लैट कंपाउंड मोटर में होगा या संट में होगा, ठीक। तो एल का मतलब है लाइन, एफ का मतलब है फील्ड, और ए का मतलब है आर्मेचर। ये जितने गोले के अंदर ए और बी लिखे हैं, ए का मतलब है अमीटर जो कि करंट नापेगा, और वी का मतलब है वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज की रीडिंग देगा। रेटेड वोल्टेज पर करना है। ये फील्ड की करंट मेजर करेगा, फील्ड में कितना करंट जा रहा है, और ये आर्मेचर की करंट मेजर करेगा। नो लोड पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला अमीटर जो करंट लेगा, जो करंट की रीडिंग बताएगा वो नो लोड करंट होगी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कुछ देर के लिए बॉक्स हटा दूं तो ये डायरेक्ट इस पर ही कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ये जो करंट आ रही है ये दो जगह जाएगी, एक फील्ड में दूसरा आर्मेचर में। तो ये जो आई नॉड है ये दो करंट का सम है, आई एस एच प्लस आई ए नॉड, ये है आर्मेचर करंट एट नो लोड। आई नॉड क्या है, नो लोड करंट ऑफ मोटर, जो मोटर सप्लाई से ड्रा कर रही है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कॉपर लॉसेज भी होंगी, होंगी या नहीं होंगी, होंगी। तो कॉपर लॉसेज यहां पर कितनी होंगी, जो उसमें करंट जाएगी और उसका रेजिस्टेंस, आर ए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आयरन लॉस क्या हो जाएगी, टोटल पावर माइनस कॉपर लॉस। टोटल पावर कितनी है, V इंटू आई नॉट माइनस आई स्क्वायर आर एस एच प्लस आई ए नॉट आर ए। कुछ चीजें और बताना था आपको। हाँ, यहां पर जो टेस्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं किसी भी मशीन में, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ट्रांसफार्मर में जो भी टेस्ट आपने किया वो सब का सब, ट्रांसफार्मर में भी दो हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ट्रांसफार्मर या मोटर जिसकी भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं वो कैपेसिटी में स्मॉल है, 2 kVA 5 kVA, जिसके लिए लोड आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध होता है, तो उसकी टेस्टिंग तो डायरेक्ट पर की जाती है। लेकिन अगर 1000 kVA का ट्रांसफार्मर टेस्ट करना है या 50 HP की मोटर टेस्ट करना है तो 50 HP का लोड पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। दूसरी बात, लोड जब एक्चुअल डालेंगे तो लॉसेज बहुत ज़्यादा होंगी, एनर्जी का वेस्टेज ही तो है। तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टेस्ट करते हैं। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है कि हम एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप से, मतलब एक्चुअल कंडीशन में ऐसा ऐसा परफॉर्म करेगा प्रेडिक्शन करके करते हैं। तो पहले एक सिंपल टेस्ट कर लेते हैं और उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट।
मतलब यहाँ पर एक्चुअल लोड नहीं दिया जा रहा है सिस्टम में वो, ठीक है, लेकिन उस लोड पर क्या परफॉर्मेंस मशीन करेगी वो इस टेस्ट से बता दिया जाएगा कि इस लोड पर, छोटे से लोड पर इतना परफॉर्म कर रहा, तो जब एक्चुअल लोड पड़ेगा तो कितना इसका परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट। ये जितने भी आपने टेस्ट पढ़े, चाहे ट्रांसफार्मर का हो चाहे मोटर का हो, ये दोनों टेस्ट क्या हैं, इनडायरेक्ट टेस्ट हैं। डायरेक्ट टेस्ट हमेशा स्मॉल कैपेसिटी की मशीन में करते हैं और एक्चुअल लोड पर करते हैं, ठीक है। ये हो गया आयरन लॉस। ठीक है, ये तो हो गया क्या, स्विनबर्न टेस्ट। अब आता है होपकिंसन टेस्ट। होपकिंसन टेस्ट में आपको टेम्परेचर राइज मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों लॉसेज आपको मिलेंगी। होपकिंसन टेस्ट में क्या किया जाता है, दो आइडेंटिकल मशीन ली जाती हैं, टू आइडेंटिकल मशीन्स। एक मशीन एट ए टाइम काम करती है जनरेटर की तरह और दूसरी करती है मोटर की तरह। हम ये सोच कर नहीं लेते कि कौन जनरेटर कौन मोटर, बस ये ध्यान रखिएगा टू आइडेंटिकल मशीन ही ली जाती हैं, उनमें से एक काम करती है जनरेटर की तरह, दूसरी काम करती है मोटर की तरह। जानने का क्या तरीका है कि कौन जनरेटर कौन मोटर, वो अभी आगे बताएंगे। तो यहां भी क्या कीजिए, दो आइडेंटिकल मशीन ले लीजिए। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि फील्ड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जा रहा, ये है आर एस एच, आर ए, आर ए, आर एस एच। ठीक, ये दो आइडेंटिकल मशीन हैं, इनको सप्लाई दिया जा रहा है डीसी सप्लाई। करंट ले लीजिए, अमीटर लगा लीजिए, अमीटर हर जगह लगा लीजिए, यहाँ भी लगा लीजिएगा और इधर भी लगा लीजिए अमीटर, यहाँ भी अमीटर लग जाएगा, या अमीटर को इधर ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो करंट ही तो चाहिए। अमीटर को इधर यहाँ पर लगा दीजिए, इधर यहाँ पर, ठीक, एक अमीटर यहाँ लगा दीजिए। इस अमीटर और इस अमीटर की रीडिंग का डिफरेंस हो जाएगा जो यहाँ पर करंट जाएगी। ये मैंने बताया एक मशीन जनरेटर है, एक मशीन मोटर, तो मान लेते हैं ये जनरेटर है, ये मोटर, ठीक। देखिए शुरुआत में क्या करते हैं, आइडेंटिकल मशीन है, ये रेजिस्टेंस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक, इसमें करंट। देखिए होता क्या है, शुरुआत में हम सप्लाई दिए वोल्टेज को, वोल्टेज से, उसके बाद हमने सप्लाई दिया मोटर को, ऐसे ऐसे सप्लाई आई यहां पर, मोटर रन करने लगी, कंडीशन वही है, रेटेड वोल्टेज रेटेड स्पीड। अब ये अपने फुल स्पीड पर रन कर रही है, इसको हम कपल कर देते हैं जनरेटर के साथ, ये मैकेनिकली कपल्ड होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि जनरेटर के रोटर को घुमाना पड़ता है, तभी आप हैंडल लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो जब मोटर घूम रही है और इसको हमने जनरेटर के रोटर के साथ कपल्ड कर दिया है, तो जनरेटर का रोटर घूमने लगेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा। अब जब घूमने लगेगा तो इसको आपको पूरी फुल स्पीड पर चलाना है। अब जब फुल स्पीड पर चलाना है तो ये वोल्टेज जनरेट करेगा, तो यहां पर आपको इस टर्मिनल पर आपको वोल्टेज मिलेगा, यहां पर
तो जब देखेंगे कि फुल रेटेड वोल्टेज ये दे रहा है, उसी समय इस स्विच को बंद कर देंगे। जब देखेंगे कि अपना ये फुल वोल्टेज डेवलप कर रहा है, तो हम स्विच को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर इस वाले सप्लाई से कोई मतलब नहीं है। जब इस वाली सप्लाई से मतलब नहीं है, तो यहां का जो वोल्टेज जनरेट किया वही मोटर को सप्लाई देगा, और मोटर मतलब ये पूरा एक सर्किल बनेगा, एक सर्कुलर पाथ बनेगा। जनरेटर का वोल्टेज मोटर को सप्लाई दिया, मोटर इसके रोटर को घुमा रही है, फिर वोल्टेज डेवलप हुआ, फिर इसको सप्लाई दिया। ये पूरा का पूरा बैक टू बैक चलता है, इसी वजह से इसको बैक टू बैक बोलते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या, और ये कंटिन्यू चलता है 20 घंटे 24 घंटे, ताकि टेम्परेचर राइज इसका निकाला जा सके कि कितने टेम्परेचर राइज पर इसको, मतलब इतनी देर तक अगर मोटर ऑपरेट करेगी तो क्या परफॉर्मेंस होगी मोटर की, इफिशियंसी क्या होगी। इफिशियंसी का मतलब आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर, तो लॉसेज से ही आएगा। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कौन सी मशीन जनरेटर है, कौन सी मोटर, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा फील्ड एक्साइटेशन, या ये कहिए एक्साइटेशन, या ये कहिए फील्ड करंट। इसी वजह से देखिए हमने दोनों संट में अमीटर लगाया है, एक अमीटर रीडिंग ये वाला देगा, एक ये वाला देगा। अब कौन सी मशीन जनरेटर होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ईएमएफ इक्वेशन क्या है, 5PNZ/60A। स्पीड तो आपकी कांस्टेंट हो गई, क्योंकि आपकी सेम स्पीड पर ये मैकेनिकली कपल्ड है, और साथ में पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी आपको दिख रहा है। यहां पर लिख लीजिए, मैकेनिकली कपल्ड एंड इलेक्ट्रिकली इन पैरेलल। इलेक्ट्रिकली वो क्या है, पैरेलल में। अब इधर जरा देखिए, जो ईएमएफ है वो पूरा का पूरा केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पर। अब ये तो आप मानते हैं कि जनरेटर वोल्टेज डेवलप करता है और मोटर वोल्टेज से सप्लाई से करंट ड्रा करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरेटर का ईएमएफ हमेशा मोटर के ईएमएफ बैक ईएमएफ से ज्यादा होगा। होगा नहीं होगा, तो ज्यादा क्यों होगा, इस फ्लक्स के कारण, क्योंकि जनरेटर का काम है जनरेट करना। आइडियल केस में तो हमने आईजी और आईबी को इक्वल लेते हैं, लेकिन यहां पर अगर दोनों मैकेनिकली कपल्ड हैं, स्वाभाविक सी बात है कि जनरेटर जो डेवलप करेगा मोटर उसी से चलेगी। चलेगी नहीं चलेगी, स्वाभाविक सी बात है कि जनरेटर ज्यादा वोल्टेज डेवलप करेगा, तभी वहां पर टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा और मोटर को अच्छा परफॉर्म करने के लिए पूरा वोल्टेज मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस फ्लक्स का, जिस अमीटर का रीडिंग ज्यादा होगा, उस कौन से अमीटर का, फील्ड वाले का, जो आरएसएच के साथ लगा है, मतलब जिस मशीन का फील्ड एक्साइटेशन ज्यादा होगा या अमीटर रीडिंग ज्यादा होगी, वो मशीन किसकी तरह काम कर रही होगी, जनरेटर की तरह, और दूसरी वाली किसकी तरह काम कर रही होगी, मोटर की तरह। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। डिसएडवांटेज इसका क्या है, दो आइडेंटिकल मशीन मिलना, कंटिन्यू टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसको बैक टू बैक जैसे संपूर्ण टेस्ट था। ठीक है, तो यही था। कल आपको लॉसेज और आपको बताएंगे क्या, ब्रेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खास करके ये जो मैंने आपको बताया कौन सा मोटर कौन सा जनरेटर, इससे क्या निकालते हैं, रेटेड वोल्टेज रेटेड स्पीड पर किया जाता है। ये सारी कंडीशन, वो नो लोड टेस्ट या संपूर्ण टेस्ट कौन सी मोटर पर नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो अभी आपको बताए हैं। डीसी सीरीज मोटर में नहीं होगा, क्योंकि उसको नो लोड या लाइट लोड पर ऑपरेट नहीं करते। जहां पर नो लोड या लाइट लोड होने का चांसेस रहता है, डीसी सीरीज मोटर को नहीं चलाते, इसी वजह से वो टेस्ट वहां पर नहीं किया जाता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संपूर्ण टेस्ट केवल संट मोटर में होगा, तो संट और कंपाउंड दोनों में होगा, लेकिन सीरीज में कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए, और चीज़ों का रिवीजन जरूर कीजिए, PYQ जरूर लगाइए। धन्यवाद।